हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। आज जागरण डायलॉग्स के इस सेशन में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि ट्यूबरक्लोसिस आखिर होता क्या है, और हम एक्सपर्ट से जो कि हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हैं उनसे हम जानेंगे कि टीबी के लक्षण क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं और उसके उपचार क्या होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी कपूर, एसोसिएट एडिटर जागरण मीडिया, और मेरे साथ जुड़े हैं एक खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। So we have with us Dr. Devendra Kundra. He's consultant pulmonology at Manipal Hospitals, Dwarka, Delhi. Sir, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर देवेंद्र आपसे ये है कि जैसे हम बात कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस पे, तो इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल्स पे आऊँ, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस और इसके सिम्टम्स और वार्निंग साइंस क्या होते हैं। ये टीबी जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, इंग्लिश में जैसे क्षय रोग भी कहा जाता है। एक्चुअल में ये जो वर्ल्ड टीबी डे है आज के 24 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि रॉबर्ट कॉक्स ने 24 मार्च 1882 में ये डिस्कवर किया था पैथोजन जिससे टीबी होता है। अब ये ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के एक बैक्टीरिया से होती है, और ये बैक्टीरिया एक इंसान से दूसरे इंसान में ही ट्रांसफर होता है। एयरबोर्न इन्फेक्शन की वजह से होता है ये टीबी। और टीबी कहा जाए तो ऊपर की लेयर से लेके बॉडी के अंदर तक सभी जगहों पे अफेक्ट करती है, यानी कि अगर हम कहें कि स्किन से लेके बोन्स तक सभी जगह पे टीबी होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो है टीबी होने का चांसेस लंग्स में रहता है। इसलिए टीबी को जब हम बताते हैं कि पेशेंट को ये पल्मोनरी टीबी है या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, तो मेनली जो हमारे जो पेशेंट रहते हैं वो पल्मोनरी टीबी के रहते हैं, जिनको लंग्स की टीबी होती है। पर ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको लंग्स की टीबी ना होकर दूसरी टीबी होती है, जैसे कि स्किन हो गया, बोन हो गया, ब्रेन का हो गया, या फिर जेनिटोयूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, किडनी का हो गया, एब्डोमिनल पॉक्स हो गया। तो इस तरीके से टीबी कई सारे ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करती है। अब इसके अगर लक्षण की हम बात कर रहे हैं तो जिस जिस ऑर्गन को टीबी इम्पैक्ट करेगा उसी ऑर्गन से एसोसिएटेड स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। अगर हम लंग्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्ट, अगर टीबी हुआ है तो पेशेंट को खांसी होता है, बलगम आता है, बलगम में खून आना, छाती में दर्द रहना, बुखार आना, वेट लॉस होना, भूख कम हो जाती है पेशेंट की, फीवर आने लगता है। यूजुअली ये इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर होता है कि शाम को होते पेशेंट को कई बार बुखार चढ़ने लगता है, थकावट रहने लगती है, सांस फूलने लग जाता है। इस तरीके से टीबी के कई सारे ये लक्षण आने लगते हैं, जिसमें नाइट स्वेट्स होते हैं कि रात में बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है पेशेंट को, और धीरे धीरे वीकनेस बढ़ते ही चली जाती है। अगर हम बात करें कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की, लाइक अगर पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ है पर ये लंग के बाहर पानी आ गया है, जिसे हम तो लगभग रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ साथ एक चेस्ट में पेन उस साइड पे होने लगता है। अगर ये लेफ्ट साइड का इफ्यूजन है तो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड का इफ्यूजन तो राइट साइड पे चेस्ट पेन होता है। साथ में ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं, वेट लॉस, फीवर, वो भी होने लगता है। अगर पेशेंट को बोन टीबी हो रहा है तो जॉइंट्स में पेन होना, मांसपेशियों में दर्द होना, उन जॉइंट्स में स्वेलिंग आने लग जाती है जहाँ पे टीबी हो रहा होता है। अगर पेट का टीबी हो रहा है तो पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होने लग जाता है, पेशेंट का जो बाउल मूवमेंट होता है वो खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही होती है। इस ढंग से एब्डोमिनल पॉक्स के अलावा अगर हम बात करें, अगर ब्रेन का हो रहा होता है तो पेशेंट को हेडेक रहता है, नेक में स्टिफनेस आ जाती है, नेक में दर्द होने लग जाता है, कुछ पेशेंट्स को फिट्स आने लग जाते हैं टीबी की वजह से। तो जैसे जैसे जिस जिस एरिया को टीबी होता है उस एरिया के, उस ऑर्गन के अनुसार ही सिम्टम्स आने लगते हैं। कुछ लिम्फ नोड्स टीबी भी होता है, जैसे कि अगर गर्दन के अंदर गांठें आने लग गई तो गर्दन में स्वेलिंग हो जाती है, अलग अलग गांठें दिखाई देती हैं, हाथ लगाने पे, पैल्पेट करने पे भी महसूस होती हैं। आर्म्स के अंदर एक्सिला में गांठें आ जाती हैं, कई बार छाती के दोनों लंग्स के बीच भी गांठें आ जाते हैं, जिसे हम मीडियास्टिनल लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं। वो भी एक टीबी की तरह जब प्रेजेंट करता है तो उसे हम आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं, और पेशेंट के जो सिम्टम्स रहते हैं उसमें भी पेन आना और फीवर रहना, ये सब चीज़ें जैसे मैंने आपको सिम्टम्स बताया वो सब होने लग जाते हैं। जी डॉक्टर देवेंद्र, आपने काफी डिटेल में बताया कि कैसे टीबी क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और शरीर के जिस भी भाग में अगर टीबी हो रहा है तो उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, आपने हमें एक्सप्लेन किया।
इससे पहले कि मैं इसके डिटेल पे आऊँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे है, तो इसके बारे में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है अगर ट्यूबरक्लोसिस की बात करें भारत में इन कंपैरिजन टू द एंटायर वर्ल्ड, तो इस पे अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे हमें थोड़ा सा बताएं। स्टैटिस्टिक्स पहले के मुताबिक तो इम्प्रूव हो रही हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू द दिस टीबी रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2020 से 2021 की बात करें, तो जो स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि जो इंसिडेंस है, जो पहले कभी 300 से प्लस था पर 1 लाख पीपल, अब वो अकॉर्डिंग टू न्यू टीबी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2021 ये है 193 पर 1 लाख पीपल ऑफ इंडिया। ये इसका इंसिडेंस हो गया। और जिसमें हम ये कहें कि मिलियन से बोले तो 2.6 मिलियन इंसिडेंस है। और जैसे कि टीबी का अगर जिनको HIV है, जो टीबी भी है और HIV भी है, इनका भी इंसिडेंस में थोड़ा घटा है। अब ये 5.2% पे 5.2 पर लाख पीपल हो गया। पहले थोड़ा ज़्यादा था, 9 के अराउंड पे था। और MDR टीबी और रिफैम्पिसिन रेसिस्टेंट टीबी, जो कि एक और फॉर्म का टीबी होता है, इस पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसका भी इंसिडेंस पहले के मुताबिक थोड़ा घटा है, जो कि अब 9 हो गया है, 9 पर 1 लाख पीपल ऑफ इंडिया। और अगर मोर्टेलिटी की बात करें तो मोर्टेलिटी पहले 100 से भी ज़्यादा थी। अगर 1 लाख पीपल की बात करें तो अब ये मोर्टेलिटी है 32 पर 1 लाख पॉपुलेशन। और जिनको HIV है और टीबी भी है, उनमें भी ये घट के 0.69 हो गया। अगर फिगर्स में मैं आपको बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू द टीबी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2020 करीब 4,36,000 लोग टीबी से मरे इंडिया के अंदर। और जिनमें अगर हम ये कहें कि जिनमें टीबी और HIV था, वो करीब 9,500 लोग थे। साथ ही साथ जो प्रपोर्शन है टीबी का, इंडिया में सबसे हाईएस्ट बर्डन है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया इज द हाईएस्ट बर्डन टीबी बर्डन कंट्री इन द वर्ल्ड। तो करीब हम 26 से 27% अगर पूरे ग्लोबल की बात करें तो 26 से 27% प्रपोर्शन तो हमारी ही कंट्री में मिलते हैं टीबी के पेशेंट। और कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट की हर चौथा जो न्यू टीबी केस है वो इंडिया में ही पाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे देखा गया कि 40% लोगों में टीबी इन्फेक्टेड वो रहते ही हैं। अब वो डिजीज में कन्वर्ट होगा या नहीं, ये उनकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। जिसका इम्यूनिटी लो हो जाता है किस कई कारणों की वजह से, आई विल टॉक टू यू इन डिटेल अबाउट दिस, तो उन पेशेंट में भी ऐसे ऐसे टीबी होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो करीब 40% में तो टीबी इन्फेक्टेड ही है। अब इनमें जो टीबी डिजीजेज हो रहा है, प्रोपोर्शन अगर बोले तो न्यू केसेस जो है और जो प्रीवियसली ट्रीटेड केसेस है वो 14% है। और जिनमें MDR और फैमिलिन असिस्टेंट के न्यू केसेस है करीब करीब 2.8% न्यू दिस रेशियो 2.8% ऑफ दिस जो भी हम डिटेक्ट करते हैं एवरी ईयर। तो ये कुछ ऐसा स्टैटिस्टिक्स है। और अगर एक ग्लोबल WHO की एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये था कि ऑलमोस्ट एवरी डे 6,000 से ज़्यादा लोगों को इंडिया में टीबी होता है। और करीब एवरी मिनट 4 लोग टीबी डेवलप करते हैं हर मिनट में। और अगर हम डेथ्स की बात करें तो करीब 1,000 लोग रोजाना मरते हैं टीबी से इंडिया में। और हर 5 मिनट में 2 लोग मरते हैं। और एक बच्चा रोजाना मरता है टीबी से। तो इसके लिए जो हमारी भारत सरकार ने काफ़ी अच्छे एफर्ट्स अपने करे हैं, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो शुरू हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग काफ़ी एफर्ट्स डाले जा रहे हैं इसे रिड्यूस करने के लिए। और देखे तो अब हो भी रहा है लोगों की अवेयरनेस के कारण, गवर्नमेंट की अप्रोच से और हेल्थ सेक्टर के अप्रोच से। तो अब थोड़ा स्टैटिस्टिक्स बेहतर होने लगा। थैंक यू फॉर थ्रोइंग लाइट ऑन द स्टैटिस्टिक्स एंड आई एम श्योर सिचुएशन इम्प्रूव होगी जैसे जैसे लोग और अवेयर होंगे, सो दैट अगर ऐसे सिम्टम्स जो हमने सबसे पहले डिस्कस किए थे, अगर लोगों को सिम्टम्स अपने ऐसे कुछ आ रहे हैं तो अगर वो सही टाइम पे डॉक्टर के पास चले जाएं और अपना इलाज करा लें तो वो आगे बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आगे बात करते हैं, हम टीबी की बात कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीबीज होते हैं? टीबी के भी कुछ प्रकार या स्टेजेस होते हैं? बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमनली तो लंग्स को इम्पैक्ट करता है टीबी। तो हम टीबी को 2 तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, एक पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व नहीं है।
थर्ड कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लंग्स भी है प्लस दूसरे ऑर्गन भी है, जिसे हम डिससेमिनेटेड टीबी कहते हैं। ठीक है, तो मेनली क्योंकि पल्मोनरी टीबी है, अब टीबी में कुछ ड्रग सेंसिटिव टीबी और कुछ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी भी होता है, कि जिसमें जो एक नॉर्मल हम दवाइयाँ देते हैं टीबी की, मैक्सिमम तो यही केसेस होते हैं जिनमें हम नॉर्मल दवाइयाँ देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है क्योंकि ड्रग सेंसिटिव टीबी है। पर कुछ ऐसे भी है टीबी जिन्हें एमडीआर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी कहते हैं। अब तो एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के भी केसेस आने लग गए हैं जो एमडीआर से भी ऊपर है, पर मेजॉरिटी अभी भी ड्रग सेंसिटिव टीबी ही है। तो इस तरीके से हम कैटेगराइजेशन करते हैं टीबी का, कि ये पल्मोनरी है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, ड्रग सेंसिटिव है, ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अब क्योंकि पल्मोनरी टीबी सबसे ज्यादा तो पेशेंट ये फैलता भी एयरबोर्न से है, पेशेंट जिसको खांसी हो रही है वो खांसी कर रहा है तो उसके जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं वो एनवायरनमेंट में स्प्रेड होते हैं, तो जो दूसरा इंसान है जिसको टीबी नहीं है वो उसे इनहेल करता है और उसे टीबी हो जाता है। अब टीबी में दो चीजें हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि 40% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है, डिजीज नहीं है। इन्फेक्शन और डिजीज का फर्क ये है कि इन्फेक्टेड है पर ये डिजीज उस दिन होगी जब बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाए। अब बॉडी की इम्यूनिटी डाउन, जैसे कि कोई कोमोबिलिटी है जिसको डायबिटीज है, क्योंकि डायबिटीज जैसे होता है तो करीब 20 से 21% चांसेस हाई हो जाता है टीबी होने का। या फिर कैंसर पेशेंट की बात करें, या फिर वो पेशेंट जिनका इम्यूनिटी किसी और वजह से भी लो है। अब पेशेंट का पुअर न्यूट्रिशन, अगर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है वो भी एक कारण है। दैट्स व्हाई लोअर सोशो इकोनॉमिकल स्ट्रेटा ये टीबी ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, ओवर क्राउडिंग है, तो ये स्प्रेड जल्दी होता है, पुअर वेंटिलेशन है। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम है जो कि टीबी के लिए काफ़ी कंडूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं कि टीबी का फैलना ईजी हो जाता है। इसी की तरह अगर हम बात करें कि जो ड्रग सेंसिटिव टीबी के अलावा एमडीआर टीबी की बात करें, तो जो लोग सही से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं या फिर कंप्लायंट नहीं है अपने ट्रीटमेंट से, वो आगे चल के फिर वो टीबी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको कि ड्रग सेंसिटिव एंड मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के केसेस क्यों हमारे पास इतने अब अचानक से आने लग गए हैं। अब क्योंकि कोविड के वक्त अगर देखा जाए तो काफी टाइम तक लॉकडाउन रहा, लोग घरों में ही रहे, तो जिनके पास प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं था, पुअर सैनिटेशन था, ओवर क्राउडिंग थी, वहाँ पे टीबी केसेस एकदम बढ़ने लगे। और तो पहले नोटिफिकेशंस कम हो गए थे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, पर बाद में जब ये नोटिफिकेशन बढ़े तो फिर से टीबी केसेस हमें थोड़े राइज दिखे कि पोस्ट कोविड ये टीबी केसेस बढ़ने लगे। सो दिस इज हाउ वी कैटेगराइज टीबी। और अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स हम पेशेंट के को डायग्नोस करते हैं, करेक्ट कैटेगराइजेशन से पहले करेक्ट डायग्नोसिस बनाते हैं। अगर पेशेंट को कफ आ रहा है तो स्पूटम की जांच कराते हैं, एएफबी स्टेन हो गया, कई सारे मॉलिक्यूलर मेथड आ गए जैसे कि जीन एक्सपर्ट हो गया, कल्चर करवाते हैं एएफबी कल्चर। और अगर पेशेंट को गांठें हैं तो उस गांठों में से सैंपल लेते हैं, उसको जांच के लिए भेजते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए ये टीबी है या नहीं, क्योंकि करेक्ट डायग्नोसिस ज़्यादा जरूरी है। हमारी कंट्री में कई बार टीबी अंडर डायग्नोज के साथ साथ ओवर डायग्नोज भी हो जाता है, क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, तो ऐसे ही एक्सरेज पे हर चमकती हुई चीज़ टीबी नहीं होती है। तो इसके लिए हम इवेल्युएट करते हैं एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट की जो एक्सरे की फाइंडिंग्स हैं क्या वो सच में टीबी है या नहीं। सो करेक्ट डायग्नोसिस बनाना बहुत जरूरी है ताकि पेशेंट को हम सही से कैटेगराइज कर सके और करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन दे सके कि पेशेंट को ड्रग सेंसिटिव टीबी के लिए ट्रीटमेंट चाहिए या ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के लिए ट्रीटमेंट चाहिए। और इस तरीके से अगर पेशेंट अगर एडर रहता है, कंप्लायंस उसका प्रॉपर रहता है, टीबी का ट्रीटमेंट ठीक से लेता है, तो टीबी लगभग उसका बिल्कुल क्योर्ड हो जाता है और दूसरों को भी होने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है अगर वो सभी वो प्रिकॉशंस लेते हैं अपने घर पे रह के, जो कि प्रिवेंशन के लिए हम बोलते हैं कि पेशेंट अगर खांसे तो हमेशा अपना मुंह ढक के खांसे, मुंह को अपने छींके आए तो एल्बो के अंदर कर ले, प्रॉपर टिश्यू यूज करे अपने सिक्रीशंस के लिए, उसे एक पॉलिथीन में डाल के डस्टबिन में अपना सही से डिस्कार्ड करे। और जिसको टीबी है वो क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाए ताकि दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना हो। और अपने घर को प्रॉपर वेंटिलेट रखे, प्रॉपर सैनिटाइजेशन रहे, हाइजीन प्रॉपर होना चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए क्योंकि पुअर न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा कारण है। स्मोकिंग नहीं करें, स्मोकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। और अल्कोहल, क्योंकि हमारी कंट्री में अल्कोहलिज्म भी एक प्रॉब्लम है तो वो भी टीबी को बढ़ाता है। फिर एयर पॉल्यूशन,
जिन कंट्रीज में कई स्टडीज हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है, वहाँ पे टीबी के भी केसेस बढ़ रहे हैं, और एयर पोल्यूशन से तो कोविड के केसेस भी बढ़े थे। तो इसीलिए देखा गया कि जहाँ पे कब कोविड बढ़ रहा था तो टीबी भी बढ़ता जा रहा था, तो इसलिए टीबी के भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके विद करेक्ट डायग्नोसिस ही हम टीबी एलिमिनेशन जो प्रोग्राम है इसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। जी डॉक्टर देवेंद्र, अभी आपने एक बात कही कि टीबी जो पेशेंट्स होते हैं उनको ऐसे जगहों पे नहीं जाना चाहिए, ऐसी 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 चीजें अवॉइड ऐसी प्लेसेस अवॉइड करनी चाहिए जैसे कि दूसरों को इन्फेक्शन ना हो। तो क्या टीबी कंटेजियस होता है? हाँ, ये क्योंकि एक संक्रामक बीमारी है, एक से दूसरे को होता है, इंडेक्स केस से दूसरे को होगा। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो उस रूम में काफी देर तक रहा है और उसने वहां पे खांसा है, तो जो पार्टिकल्स रह जाते हैं, दूसरा कोई इंसान उस जगह पे आया, उसने इनहेल करा, तो उसके उसको टीबी होने के चांसेस रहते हैं, जिसको टीबी नहीं था। तो ये चीजें तो देख, क्योंकि एयर बॉर्न डिजीज है। अगर पल्मोनरी की बात करें, पर एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, लाइक अगर मैं कहूँ कि लाइक कोई गर्दन में गांठ है, तो उसके खांसने से नहीं हो, क्योंकि वो उसके स्पूटम में नहीं है। पर हमारे मैक्सिमम केस, जैसे मैंने आपको बोला कि मोर देन 70-80% केसेस तो पल्मोनरी ही होते हैं, तो खांसने से, एयरबोर्न स्प्रेड से ये फैलता है, तो एक से दूसरे को होता है अगर ये पल्मोनरी, और या फिर ये डिससेमिनेटेड है जिसमें पल्मोनरी प्लस दूसरे ऑर्गन भी इन्वॉल्व है। अगर ये सिर्फ एक्स्ट्रा पल्मोनरी है जहाँ पे कोई बलगम में टीबी नहीं है, पेशेंट को कोई खांसी नहीं है, तो फिर ये नहीं फैलता है खांसने। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं टीबी की, उसकी स्टेजेस की बात करी, डिफरेंट कितने प्रकार के होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है टीबी का, या जो भी क्या ऐसे नए एडवांसमेंट्स आए हैं मेडिसिन में जिससे कि टीबी का ट्रीटमेंट सिंप्लीफाई हुआ है? अगर आप इस पर कुछ बताना चाहें। जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम केसेस तो हमारे पास ड्रग सेंसिटिव टीबी के ही, और ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी अवेलेबल है डॉट सेंटर के अंदर, कि पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिलती है। पेशेंट परचेज भी करना चाहे तो अब विद प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप लिखवा के ट्रीटमेंट ले सकते हैं आफ्टर करेक्ट डायग्नोसिस। तो जो ट्रीटमेंट है वो यूजुअली पेशेंट की 6 महीने तक मिनिमम रहती ही है, और जैसे डिपेंड करता है कि इस पे ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना है नहीं, वो क्लिनिकल डिस्कशन पे डिपेंड करता है आपके ट्रीटिंग फिजिशियन पे, कि उनको अगर लगता है कि कुछ अभी भी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है या किसी और वजह से। कुछ और टीबी ऐसी होती हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जिनमें हमें बढ़ाने की जरूरत पड़ती है 6 से 9 महीना, कुछ पेशेंट को 2 साल तक लेते हैं। और इसी ढंग से अगर एमडीआर टीबी की बात करें, तो एमडीआर टीबी में तो अब न्यू एडवांसमेंट्स आई हैं जिसकी वजह से शॉर्टर रेजिम हो गया, नहीं तो पहले तो 2-2 साल तक हमें देना पड़ता था ट्रीटमेंट, और शॉर्टर रेजिम्स भी आ गए हैं। कुछ न्यू ड्रग्स आ गई हैं जो पाइपलाइन में है, जिनको अभी स्टडी किया जा रहा है, और कुछ ड्रग्स आ चुकी हैं जिसकी वजह से रेजिम जो है, जो हम एमडीआर टीबी में पेशेंट्स को देते थे, वो कंपेरेटिवली शॉर्टर हो गया। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि टीबी में कई बार जो ड्रग सेंसिटिव टीबी है, उसमें भी कई बार हमारे पास ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं कि कभी जो एक ड्रग से रेसिस्टेंट होता है, कभी 2 ड्रग से, जिसे हम ड्रग असिस्टेंट टीबी बोलते हैं, या कई बार वो एमडीआर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस वक्त पे हम अब दूसरे कुछ मेडिसिन ऐड करते हैं और कुछ मेडिसिन को हटा देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल डिस्कशन, और ये तो क्लिनिकल जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस कि अब हमें कौन सी ट्रीटमेंट पेशेंट को देनी है। एडवांसमेंट्स काफ़ी सारे पाइपलाइंस में हैं, और होपफुली वो एमडीआर के लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे। जैसा कि पहले के भी जो मेडिसिन जो आई हैं, वीडाकुलिन, डेलामिनेट, ये सब काफ़ी अच्छी रही हैं एमडीआर में, और अभी भी जो आगे आ रही हैं काफ़ी अच्छा उनका रिपोर्ट्स आ रहा है। होपफुली आगे हमें और भी अच्छी ड्रग्स मिलेंगी। और डॉट्स का क्योंकि प्रोविजन बहुत वाइड स्केल पे अवेलेबल है, अब पेशेंट्स का जो एड्रेंस है वो भी इम्प्रूव होता जा रहा है। कई सारे सिस्टम्स हैं, जिसमें एक निक्षय है, जिसमें जब भी किसी पेशेंट को टीबी की ट्रीटमेंट शुरू होती है तो निक्षय पोर्टल के थ्रू हम उसे रजिस्टर करते हैं। निक्षय एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एक स्टार्ट हुई एक तरीके की एक जिसे आप पोर्टल समझिए, जिसमें एक निक्षय पोषण योजना भी है। गवर्नमेंट कुछ पेशेंट को कुछ मॉनिटरी हेल्प भी देती है जो टीबी पेशेंट है उनको, ताकि उनका न्यूट्रिशन भी सही से रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट टीबी की मेडिसिन भी मिल रही है पेशेंट्स को। तो धीरे धीरे स्टैटिस्टिक्स इंप्रूव हो रही है, पर अभी भी लड़ाई थोड़ी लंबी है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की जरूरत है जहाँ पे लोगों को नहीं मिली है, ताकि पूरी तरीके से इस टीबी को एलिमिनेट कर सकें।
बिल्कुल। और एक सवाल ये है मेरा डॉक्टर देवेंद्र कि अगर किसी के घर में किसी को फैमिली मेंबर को टीबी है तो बाकी लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि वो दे लिव टुगेदर, साथ में रहते हैं, तो ऐसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट इट ट्रांसफर ना हो टीबी। जैसे कि जैसे आपने बोला कि किसी को अगर पल्मोनरी टीबी है और वो घर पे है और उसके बलगम में टीबी था, तो आइडियली हमने देखा गया है कि अगर 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक अगर वो ट्रीटमेंट लेता है पेशेंट, तो उससे दूसरे को टीबी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पर उस पीरियड में जो उसकी केयर कर रहे हैं उन्हें मास्क पहन के आना है जब भी पेशेंट से मिलना है, कम समय गुजारना है उस रूम में। जो पेशेंट का रूम है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। पेशेंट ये दोनों तरफ से म्यूचुअल है, इसमें जो प्रिकॉशन है पेशेंट को भी ध्यान रखना है कि जब उसको कफ करना है तो कोई उसके आसपास ना हो। अगर सडनली उसे कफ आ भी जाता तो अपने फेस को जरूर ढके। हो सके तो अगर सबके बीच में है तो मास्क पहने। अगर उसको कोई अर्जेंसी और बाहर जाना है पेशेंट को तो हमेशा मास्क पहन के जाए। जो उसका केयर गिवर है उसके पास आ रहा है पेशेंट के पास, केयर गिवर को भी मास्क पहन के आना है। केयर गिरने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज कर कोल बेस्ड रब्स यूज करना है या फिर आप जो भी सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं उसे करिए, हैंड वॉशिंग करिए प्रॉपर। पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस है वो प्रॉपर डिस्कार्ड होने चाहिए, डिस्पोज ठीक से होने चाहिए। अगर वो यहाँ बस फिल होते हैं तो वो एक टीबी फैलाने का कारण बन सकते हैं। और इस ढंग से आप प्रॉपर अगर वेंटिलेशन रखेंगे तो एयरबॉर्न इन्फेक्शन का थ्रेट स्प्रेड होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सैनिटेशन प्रॉपर रखेंगे तो भी स्प्रेड नहीं होगा। तो बेसिकली हमें यही चीज़ों का खास तौर से ध्यान देना होता है और कि पेशेंट एडर जरूर रहे ट्रीटमेंट के लिए। ये घर वालों को जरूर ध्यान रखना है। अगर पेशेंट ने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लिया और आपसे प्रिकॉशंस ले रहे हो, टीबी परसिस्ट करता जा रहा है, 1-2 महीने बाद भी उसके बलगम में टीबी के कीटाणु रह जाते हैं, अगर पेशेंट ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लेता तो आगे वो एमडी टीबी में कन्वर्ट हो सकता है, और जो कि एक जानलेवा टीबी साबित हो सकता है। जी, सवाल हमारे पास बहुत है लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए आखिरी सवाल ले लेते हैं डॉक्टर देवेंद्र आपसे। जैसा कि हम जानते हैं कि 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं सभी। मैं सभी दर्शकों को यही बोलना चाहूंगा कि आप जैसे कि हमारी कंट्री का के अंदर सबसे ज्यादा टीबी बर्डन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो पेशेंट्स भी काफ़ी हैं। आप प्रॉपर अपना अगर आउटसाइड क्राउडिंग में जाते भी हैं, क्योंकि कोविड से भी बचना है, तो मास्क को तो हमेशा पहने। और अगर आपके घर में कोई टीबी पेशेंट है तो भी आप मास्क यूज़ करें जब तक वो पेशेंट नेगेटिव नहीं होता। और अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर करें, क्योंकि टीबी जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फेक्ट तो कई लोग हो सकते हैं पर डिजीज उसी को होगी जिसकी इम्यूनिटी डाउन होगी। तो आपको अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी प्रॉपर रखनी है। अच्छे से पोषण लें, ठीक से नींद लें, व्यायाम करें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। और कभी भी कोई सिम्टम्स आने पे इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें और उसकी ठीक से जांच कराएं कि ये सिम्टम्स कहीं टीबी के तो नहीं है या किसी और डिजीज के तो नहीं है। आपकी सतर्कता अपनी हेल्थ के लिए ही आपको हमेशा टीबी से बचाएगी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर देवेंद्र, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, टीबी के बारे में बताया, टीबी टीबी के क्या कारण होते हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है, उससे ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स को कैसे ध्यान रखना चाहिए अपना भी और सभी का अगर किसी के घर में पेशेंट है। और बहुत जरूरी है इसके अवेयरनेस, इसके बारे में जानना, इसके सिम्टम्स के बारे में जानना, सो दैट समय से इसका इलाज हो सके। इस सेशन को हम यही वाइंड अप करना चाहेंगे। आप इस सेशन को देख सकते हैं दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पर, और कुछ ही देर में आप इसको दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर भी देख पाएंगे। डॉक्टर देवेंद्र कुंद्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। अब हम नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वेडनेसडे फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ, न्यू एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।